मेरे शोध कार्य में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, मुझे क्या क्या मिला है, क्या नया चीज़ें मिली हैं और क्या पुरानी चीज़ें उनमें सुधार किया गया है, उनके बारे में बात साझा करूँगा। सबसे पहले तो जो गोविंद गुरु द्वारा जो इस क्षेत्र में समाज सुधार किया जा रहा था, वही इस आंदोलन का मुख्य कारण था कि जो मांसाहार का सेवन किया जा रहा था वो, जैसे कि हम देखते हैं जो 1913-14 की जो आपदा, मैं अजय सिंह मीणा मूलतः करौली जिला राजस्थान का रहने वाला हूं और वर्तमान समय पे मैं मानगढ़ पे शोध कार्य कर रहा हूं। मेरा जो शोध का वो शीर्षक है वो है भगत आंदोलन एवं मानगढ़ हत्याकांड 1881 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। जो मेरा समय सीमा जो मैंने रखी गई है वो मुख्यतः गोविंद गुरु के जो समय जब उन्होंने भगत आंदोलन को चलाया वही मेरी शोध की समय सीमा है। और वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से शोध कर रहा हूँ इतिहास विभाग में, और मैं पिछले 2 साल से यहाँ अपना फील्ड वर्क कर रहा हूँ। कंटिन्यू नहीं, लेकिन आता जाता रहता हूँ, कभी महीना 2 महीना। तो इसी क्रम में आज मेरा यहाँ 17 नवंबर 2020 को जो 107 साल पूरे हुए हैं इस हत्याकांड को, उसी के संबंध में मेरा यहाँ आना हुआ है और उसी के संबंध में आप लोगों से अपनी बात से साझा करूँगा। सबसे पहले तो ये जो भगत आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्या कारण था प्रारंभ होने का, और जो मेरे शोध कार्य में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, मुझे क्या क्या मिला है, क्या नया चीज़ें मिली हैं और क्या पुरानी चीज़ें उनमें सुधार किया गया है, उनके बारे में बात साझा करूँगा। सबसे पहले तो जो गोविंद गुरु द्वारा जो इस क्षेत्र में समाज सुधार किया जा रहा था वही इस आंदोलन का मुख्य कारण था कि जो मांसाहार का सेवन किया जा रहा था वो, जैसे कि हम देखते हैं जो 1913-14 की जो आबकारी विभाग की जो रिपोर्ट है, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें हम देखते हैं कि संत रामपुर जो उस टाइम स्वतंत्र रियासत कहलाती थी, उसकी जो आबकारी विभाग की जो आय है उसमें 6000 रुपये की कमी देखी गई। तो मतलब आप अनुमान लगाइए कि जब 100 साल पहले 6000 रुपये आज की तुलना में कितना रहा होगा। तो एक तरह से ये जो देसी रियासतें थी और जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसके लिए एक आर्थिक हमला हुआ उनके ऊपर। इसको लेके वो भयभीत हुए। गोविंद गुरु लगा कि एक आदिवासियों के बीच एक नेता हुआ रहा है जो उन्हें समाज सुधार की ओर ले जा रहा है और उनके बीच एक जागृति आंदोलन चला रहा है, उनमें शिक्षा का प्रचार कर रहा है। उस टाइम पारंपरिक रूप से ऐसी शिक्षा नहीं थी, स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनमें तत्कालीन समाज में था कि समाज सुधार ही एक शिक्षा का रूप था। तो देखा गया कि जब मांसाहार का सेवन कम हुआ, आबकारी विभाग में रसीद में कमी आई, तो देसी रियासतों द्वारा और तो उनको जबरन शराब के लिए मजबूर किया गया। जो कलाल जो शराब के ठेकेदार होते थे उनको भड़काया जाने लगा कि आप जो शराब का सेवन है वो बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें अलग दिशा में आदिवासियों को लेके गई। गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक अलग आयाम स्थापित हुए। तो जैसे हम देखते हैं कि 1881 में जब जनगणना हुई राजस्थान में, तो क्या कारण रहे कि एकदम आदिवासी लोग भयभीत हो गए। कुछ र्यूमर्स फैलाए गई, और जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम मेवाड़ का इतिहास देखते हैं कि जो श्यामल दास ने लिखा है, तो हम उसको देखते हैं और जब हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो एकदम आपसी मतभेद बहुत एकदम से उभर के आते हैं कि जो श्यामल दास ने कहा है वो चीज़ एकदम उलट है, और जब हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो उस फील्ड में आते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज़ एकदम उलट के आती है सामने। तो मतलब कहीं ना कहीं जिन्होंने लिखा है वो अलग लिखा है और जो है वो परिस्थिति अलग है। जैसे कि कहा जाता है कि जब तक शेर का इतिहासकार नहीं होगा, इतिहास सिर्फ शिकारी का लिखा जाएगा। तो हम को शेर बनाया गया और शिकारी कोई और लोग थे। तो हमें जो हमारा इतिहासकार जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे जो इतिहास है, हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का, वो हमारे सामने नहीं आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं स्वयं को अपना इतिहासकार बनना पड़ेगा। जो दबी हुई चीज़ें हैं इतिहास में उनको निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ शोध कार्य किया तो मैंने कुछ भाषाई समस्या रही मेरे सामने, कुछ क्षेत्रीय समस्याएं भी रही, क्योंकि जो गांव की जो भौगोलिक आकृति है वो पहाड़ी है। तो एक घर तलहटी में तो दूसरा घर पहाड़ पे है, इसकी तो एक गांव का जो सघन रूप होता है वो एक बड़ी समस्या रही शोध कार्य में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मैंने जब का मौखिक इतिहास में आया कि 1500 लोग शहीद हुए,
और जैसे गुजरात सरकार ने यहाँ जब 100 साल पूरे हुए तो 1507 वृक्ष लगाए थे अपने उद्यान में, तो लोग मौखिक परंपरा के अनुसार गुजरात सरकार उनको 1507 लोग मानती है। तो ओरल जो सोर्सेज हैं उनमें 1500 आदिवासियों के मरने की बात कही जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो सरकारी दस्तावेज है उनमें जो उस डाटा को छुपा दिया गया है। कोई कह रहा है कि 2 लोग मरे हैं, उन्हीं की दूसरी फाइल कहती है कि 6-7 लोग मारे गए हैं, जबकि आप उन्हीं की तीसरी फाइल उठा के देखते हैं तो कहेंगे कि डजन्स ऑफ मैन्स, मतलब कुछ दर्जन लोग मारे गए हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कितने लोग मारे गए हैं। और उसके तुरंत बाद जब हत्याकांड होता है 1913 में, तो इस स्थल पर आना बंद कर दिया जाता है लोगों का। ऐसा कि यहाँ के महंत ने बताया मुझे कि जब उनके पिताजी थे और यहाँ नीचे गांव है एक टामटिया, उनके सरपंच विनोद कुमार डामोर जी, उनकी जो दादा के भी जो पिता थे, उनके जो पिता थे थावरा भगत, उनके द्वारा और नाथुराम जी जो भूतपूर्व एमएलए रह चुके हैं यहाँ, ये 1951-52 के समय में ये दोबारा चालू करवाया गया था जमानती मुचल के भरते हुए। तो देखते हैं कि हम इसको मतलब घटना होने के बाद भी इसको यहाँ किसी को आने नहीं दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। और जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाषाई समस्या, अब मैं गांव में गया शोध कार्य करने के लिए, तो सबसे बड़ी समस्या आई भाषा की। उसके बाद दूसरी बात जो समस्या आई, वो लोग उनको लगा शायद मैं उनके साथ का नहीं हूँ, बाहर से आया हूँ। तो वो लोग मतलब एक परिवार मिला मुझे अपने भलेर बोदर से आगे एक गांव है, उस गांव का नाम मुझे एक्चुअली आ नहीं रहा है। तो उस गांव में गया तो जिस परिवार में शहीद हुआ था तभी मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। लेकिन मेरे साथ यहाँ स्थानीय जो थे जोरावर पारगी जी, जब वो साथ थे तब उन्होंने थोड़ा और बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे ही परिवार से थे और हमारे पिताजी के जो दादाजी थे वो थे। तो वो मतलब उनमें असुरक्षा की भावना 107 साल गुजरने के बाद भी उस हत्याकांड को लेकर उनमें असुरक्षा की भावना है, उनमें भय का माहौल है। उनको कहीं ना कहीं अभी भी डर है कि उनके साथ मानगढ़ पे जाने में या उनके साथ अभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस इतिहास को निकालने में बहुत बाधक हैं, और हम ही को जो नई पीढ़ी के इतिहासकार हैं या शोध कार्य कर रहे हैं उन्हीं को इसको अपने मौखिक स्रोतों से अपना फील्ड वर्क करके एक नए तौर पे निकालना होगा, नए आयाम स्थापित करने होंगे। और जो असुरक्षा की भावना लिए हुए जो शहीद परिवारों के सदस्य हैं उनके अंदर हमें ये माहौल बनाना होगा कि वो इस जानकारी को आगे बढ़ाएं और लोगों से साझा करें, ताकि ये जितनी जानकारी हो सके वो बाहर निकले। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।